अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। मैं आपके लेक्चर सोशल स्टडी के लेक्चर के साथ फिर से हाज़िर हुआ हूँ। आज हम ना यूनिट नंबर जो है ना, सबसे पहले हम पेज नंबर खोलते हैं 54। इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 3 है और उसका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम ये पहले थोड़ा सा इसको पहले रीड करेंगे और उसके बाद जो है ना इसकी फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो जी चैप्टर रेडी है। तो इसमें लिखा हुआ है यूनिट 3 है, चैप्टर नंबर 1 है। इसकी हेडिंग में उन्होंने लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि कंपोजिशन का मतलब होता है साखत, एटमॉस्फेयर माहौल की साखत, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है ना उसकी जो साखत है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उसके बारे में जो है ना इसमें बात हो रही। इसमें सबसे पहले कहते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब माहौल बताया, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, और कंपोजिशन मतलब उसकी साखत क्या है, नेचर क्या है, किस तरह का माहौल है। तो इसमें वो बता रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं एन एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग अ प्लैनेट और सम अदर हेवनली बॉडीज़। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर, जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल होता है ना, वो मुख्तलिफ लेयर मतलब तहों का मजमूआ है। गैसेस, जिसके अंदर गैसेस शामिल है हमारे इर्द गिर्द के माहौल में, जो प्लैनेट है, या उसको उन्होंने कह लिया हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडी से मुराद है कि यहाँ जो मार्ज़ वजूद में आए हैं अल्लाह पाक की तरफ से। ठीक है, डैट इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। जो मसलन कह लें कि प्लैनेट जो हम जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो क़ुव्वत सकल जिसको हम कहते हैं ना, उस प्लैनेट की, उसकी वजह से जो है ना हेल्ड यानी कि हुई है। कहता है व्हेन ग्रेविटी इज़ हाई, कहता है जब व्हेन ग्रेविटी इज़ हाई, जब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड टेम्परेचर इज़ लो, और जब दर्जा हरारत बहुत कम होता है, एज डैट ऑन अर्थ, अर्थ मतलब दुनिया के ऊपर, इट हेल्प्स टू कीप द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल बनता है। एंड द गैसेज इट कंप्राइजेज ऑफ अराउंड द प्लैनेट इन इट्स प्लेस। फिर वो जो मुख्तलिफ तरह की गैसेज होती हैं ना, कंप्राइजेज करती हैं अराउंड द प्लैनेट के, जो प्लैनेट है ना हमारा, जो जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द की, कंप्राइजेज के इर्द गिर्द जाती हैं जो है ना गैसेज जो हैं इन इट्स प्लेस। तो वो अपनी यानी कि जगह ढूंढती हैं अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद कहता है कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी माइट थिंक। कंट्री ये हम बेस करता है कि हम सोच क्या रहे हैं। अर्थ्स स्मार्ट कहता है अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ गैस नाइट्रोजन अलॉन्ग विद फ्यू। हम ये कह रहे थे कि अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ गैस नाइट्रोजन अलॉन्ग विद फ्यू अदर गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन स्मॉल अमाउंट्स। कह रहे कि ज़्यादातर हम जो सोच रहे होते हैं ना, अर्थ में, अर्थ का जो ज़्यादातर माहौल होता है ना, अर्थ की जो मसलन कह लें सराउंडिंग्स होती हैं, वो ज़्यादातर कंसिस्ट होती हैं, मुश्तमिल होती हैं मोस्टली गैस के अंदर। जो गैस होती है उसका नाम होता है नाइट्रोजन, अलॉन्ग विद फ्यू अदर गैसेज, यानी कि दूसरी अदर गैसेज भी होती हैं, लाइक ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अदर गैसेज इन स्मॉल अमाउंट, दूसरी अदर गैसेज भी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं इवन दो वी नीड ऑक्सीजन टू लिव। हमसे मुराद यानी कि जो रोज़मर्रा के यानी कि कह लें ह्यूमन बीइंग है ना, उसके अलावा जो भी यानी कि कह लें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़िंदा लोग हैं, उसमें जानवर आ गए या जितनी भी चीज़ें जो जानदार हैं, उनके ज़िंदा रहने के लिए ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इट सीम्स इट इज़ इन स्मॉलर क्वान्टिटी इन आवर एटमॉस्फेयर कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन की जो मिकदार है ना वो बहुत कम है, जो है ना नाइट्रोजन की मिकदार यानी कि ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें ना ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा है। कहता है आवर अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ क्लियरली डोमिनेटेड बाय नाइट्रोजन विच इज़ अबाउट 78%। कहता है हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो ज़मीन है, उसका जो एटमॉस्फेयर है इज़ क्लियरली डोमिनेटेड, वो ज़्यादातर डोमिनेटेड मतलब कि ज़्यादातर घेरा हुआ है, यानी कि असर रसूख ज़्यादा है, उसका जो असर ज़्यादा है वो है नाइट्रोजन का, और वो है 78%, फॉलोड बाय ऑक्सीजन विच इज़ अबाउट 21% एंड ओनली 1% ऑफ थर्ड गैस नाउन एज आर्गन। कहता है 78% जो हमारा अर्थ है ना वो नाइट्रोजन के साथ घिरा हुआ है, उसके अंदर 21% जो है वो गैस ऑक्सीजन है, और बाकी जो 1% बचता है ना वो कहता है थर्ड गैस, उसका नाम है आर्गन। अब ये देखें, अगर हम इधर गौर करते हैं ना, ये देखें
तो हमें इधर नज़र आ रहा है, ये देखें और पेज के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है, ये एक उन्होंने डायाग्राम सा बनाया हुआ, उसमें आप देखें उन्होंने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बनाई हुई हैं कि इस तरह, यानी कि ये लेयर्स हैं। फिल वक्त उन्होंने 5 यहाँ पे ना 5 लेयर्स हमें जो शो की हैं ना, और ये देखें ये पूरा जो है ना ये हमारा प्लैनेट है, इस प्लैनेट को हम अर्थ कहते हैं, ठीक है। इस अर्थ के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ और जो है ना सो ऑन आइलैंड्स वगैरह हैं। उसके ऊपर जितना भी, यानी कि ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है ना, वो तकरीबन 5 लेयर्स के साथ जो है ना वो कह लें कि 5 लेयर्स जो है ना इंक्लूडेड है, उसके अंदर मुश्तमिल है। तो अब अगर इसी को हम देखें तो इसमें नेक्स्ट इसी में वो बता रहा है कि इस पूरे हमारे प्लैनेट को घेरा हुआ है 21% जो है ऑक्सीजन ने, 78% नाइट्रोजन ने, और 1% जो गैस है उसका नाम है आर्गन, ठीक है। इसी में नेक्स्ट कह रहा है, कहता है इसी में वो नेक्स्ट बात कर रहा है, कहता है कि अल्लाह हैज़ केप्ट, कहता है अल्लाह हैज़ केप्ट दिस वंडरफुल बैलेंस ऑफ गैसेस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू नीड फॉर इट्स सर्वाइवल एंड वेल बीइंग्स। सर्वाइव ऑन अर्थ, सॉरी ये मैं यहाँ से थोड़ी स्किप हो गया। कहता है अल्लाह हैज़ केप्ट दिस वंडरफुल बैलेंस ऑफ गैसेस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर फॉर ऑल लिविंग थिंग टू सर्वाइव ऑन अर्थ, कि अल्लाह पाक ने कैप्ट किया हुआ है, इनका एक बैलेंस बना के रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे, वंडरफुल यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह पाक ने एक बैलेंस बना के रखा हुआ है दुनिया के ऊपर गैसेस का, उनके माहौल के मुताबिक फॉर लिविंग थिंग्स, ताकि जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं, जो यानी कि कह लें दुनिया के अंदर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि जो रह रहे हैं ना, उनके लिए अल्लाह पाक ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बैलेंस बनाया हुआ है। एवरी लिविंग थिंग एंड एवरी ऑर्गेनिज्म गेट द कम्बिनेशन ऑफ गैसेस इट नीड्स फॉर इट्स सर्वाइवल एंड वेल बीइंग। अच्छा, वो कह रहा है कि हर जिंदा रहने वाली चीज़ एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर चीज़ जो मसलन कह लें कि दुनिया में, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो दुनिया की चीज़ का हिस्सा है ना, द कम्बिनेशन ऑफ गैसेस इट नीड्स, यानी कि दुनिया के अंदर जितना भी निज़ाम चल रहा है वो कम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो उसको ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए इन चीज़ों की, यानी कि कह लें कि कुछ को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो बता रहे हैं। कहते हैं एज वी नो ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय अस एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर रिस्पायरेशन का अमल क्या होता है, जैसे इंसान कोई चीज़ खा रहा होता है ना, तो वो चीज़ को जब इंसान डाइजेशन करता है, वो चीज़ तब्दील हो जाती है ना खाने के बाद, वो उसको रेस्पिरेशन का अमल कहते हैं। इसी तरह यानी कि कहने का मकसद है कि हम जैसे खाने के अंदर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसका जो अमल होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं ना, तो कहता है तमाम तरह के ऑर्गेनिज्म जो दुनिया के अंदर जिंदा ना, उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लाजमी लेना पड़ती है। उसके अलावा वो कह रहे हैं प्लांट्स, एल्गी एंड अदर वेजिटेशंस, यानी कि जो मुख्तलिफ तरह की सब्जियां हैं, आल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड्स, उनको अपनी जो फूड है, यानी कि खाना बनाने के अंदर या अपनी चीज़ को मुकम्मल करने, यानी कि कोई भी फल या पौधा है उसको पकने के अंदर, यानी कि आप कोई आम का दरख्त है, आम को पकने के लिए मुख्तलिफ तरह की कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और नॉर्मल हमें पता भी है कि जो होते हैं ट्रीज़ होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम यानी कि एक्सेल करते हैं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ तरह की प्लांट्स हैं और वेजिटेशन है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना फूड यानी कि वो फल तैयार कर सके, विच इज़ कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। यानी कि फोटोसाइंथेसिस का अमल ये होता है जैसे हम सूरज की शुआएं होती हैं ना, उससे वो जो एनर्जी हासिल करते हैं ना, जो ग्रीन चीज़ें हैं, यानी कि ट्रीज़ हैं, फल हैं, कोई भी चीज़ें, जितनी भी ग्रीनरी है ना, उनका जो फूड प्रोसेस का अमल होता है, खाने का अमल होता है ना, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो डायरेक्टली हम कोई भी ब्रेड है या राइस है या कुछ भी मिल्क है, वट एवर जो भी हम खाते पीते हैं ना, हमारा वो खाने पीने के अमल को हम फूड का कहते हैं। हमारी जो फूड का प्रोसेस होता है वो हम खाते हैं। अब इनके जो खाने के अमल को वो कहते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, जो हम ये डायरेक्टली सूरज से शुआएं लेते हैं। कहते हैं अदर देन प्रोवाइडिंग दीज, कहते हैं अदर देन प्रोवाइडिंग दीज गैसेज, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड अर्थ। कहता है उसके अलावा, कहता है अदर देन, उनके अलावा
कहता है प्रोवाइडिंग दिस गैसें, ये जो गैसें प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइडिंग होती है ना, कहता है विच आर एसेंशियल, जो लाजमी है, जो ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑन अर्थ, यानी कि ह्यूमन मतलब कि इंसान जो है उनके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है। द एटमॉस्फेयर आल्सो हेल्प प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एंड फिजिकल डैमेज लाइक स्किन कैंसर कॉज बाय द सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज। कहता है कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो हमारी मदद करता है, यानी मदद करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के ह्यूमन बीइंग है या कोई भी है जानदार है, उनके ज़िंदा रहने के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा माहौल है ना, वो हमारी मदद करता है फ्रॉम जेनेटिक फिजिकल डैमेज, ताकि हमें कोई जिस्मानी किसी किस्म का नुकसान ना हो सके, लाइक स्किन कैंसर का, यानी कि जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना उसकी वजह से हमें कोई नुकसान ना हो सके, लाइक सोलर विंड या कॉस्मिक रेज की वजह से। तो ये हमारा माहौल ही है, एटमॉस्फेयर ही है जो हमारी हेल्प करता है इस चीज़ से, डैमेज से बचने के लिए। कहता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कहता है जो तहें है ना, माहौल की तहें हैं वो कितनी है। अब ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे अगर आप देख सकें ना तो ये हमारा प्लैनेट है, उस प्लैनेट के हिसाब से उन्होंने 5 लेयर्स बताई हैं, जो 5 लेयर्स ऑलरेडी, यानी कि कह लें कि हमारे जो प्लैनेट है इसके ऊपर है, इनको लेयर्स कहते हैं, तहें कहते हैं। अब ये तहें मुख्तलिफ तरह की हैं, हम जैसे ही इधर स्टडी आउट करते हैं ना, जैसे इंशाल्लाह हम इधर स्टडी पे पहुंचते हैं ना, तो हम इसका रेडियस भी बताएंगे कि कितने हिस्से में किस चीज़ ने घेरा हुआ है और क्या सूरत हाल है, इंशाल्लाह हम उसको भी आगे स्टडी करते हैं। इसमें वो ये बता रहे हैं, कहते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, माहौल की तहें। कहते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। कहता है माहौल की जो ज़मीन है ना उसके ऊपर जो तहें हैं ना तकरीबन मुख्तलिफ तरह की तहें हैं, विच डिफ़र इन प्रॉपर्टीज़, जो अपनी हासियत के अंदर मुख्तलिफ हैं, सच एज कंपोजिशन मतलब साहत के अंदर भी, स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफरेंट है, लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी के अंदर मसलन कह लें कि प्रेशर है, दबाव है, किसी के अंदर टेम्परेचर है यानी कि दर्जा हरारत है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि द 5 मेन लेयर्स आर, जो ये यहाँ पर उन्होंने बताया भी है उसके हिसाब से वो आगे नेक्स्ट वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहते हैं नंबर 1 जो है ना एग्जोस्फेयर। कहते हैं जो एग्जोस्फेयर है ना, ये देखें एग्जोस्फेयर जो है ना सबसे पहली तय है, इधर हम अगर डायग्राम में देखें ना सबसे पहली तय जो है ना इसको एग्जोस्फेयर का है, ठीक है। इसका आगे वो बताएंगे कि कितना रेडियस है और किस हिसाब से ये असरअंदाज होती है और इसका क्या असर होता है सतह ज़मीन के ऊपर, ठीक है। ये फर्स्ट जो है ना तय है, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मली हम नहीं पहुँच सकते, यानी कि अगर आप दुनिया में देखें ना, हम सोचते हैं कि हम जो है एरोप्लेन के अंदर जब हम सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ के अंदर सफ़र करते हैं, तो हम इस तय तक तो पहुंच ही नहीं पाते, हम पहुंचते हैं फर्स्ट तय जो है ये यहाँ तक की तय पे। ये देखें उन्होंने साथ एरोप्लेन का, ये देखें छोटा सा एरोप्लेन का उन्होंने सिंबल भी बनाया हुआ अंदर, यहाँ तक हम मैक्सिमम पहुँच सकते हैं, इससे ज़्यादा हम दूसरी तय में तो हम जा ही नहीं सकते। तो ये आगे जो 5 तय हैं इनकी बात हो रही है। इसमें जो फर्स्ट जो है ना फर्स्ट लेयर ये देखें, ये फर्स्ट लेयर जो है ना इसकी बात अभी हम करेंगे। वो कहते हैं कि एग्जोस्फेयर जो है ना, एग्जोस्फेयर जो है, अच्छा इसमें वो कह रहे हैं कि जो एग्जोस्फेयर है ना वो है, कहता है 700 to 10,000 किलोमीटर तक इसका रेडियस है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्मोस्फेयर सेकंड लेयर है, ठीक है। थर्मोस्फेयर जो है ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेयर, जो सबसे पहली उससे नीचे वाली, यानी कि देखा जाए तो सबसे ऊपर से जो नीचे वाली तय है सेकंड लेयर जो है उसको कहते हैं थर्मोस्फेयर कहते हैं। इसका रेडियस यानी कि एग्जोस्फेयर से जो नीचे वाली तय है ना वो है थर्मोस्फेयर, उसका वो 80 to 700 किलोमीटर तक उसकी मैक्सिमम रेडियस है। उसके बाद है मेसोस्फेयर जो है ना ये थर्ड लेयर है। अब मैं इधर से भी आपको बता देता हूँ, ये देखें अगर आप देखते हैं ना तो इधर भी अगर हम देखते हैं तो इसमें हम ये नज़र आता है, ये देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जोस्फेयर फिर थर्मोस्फेयर का नाम लिया। अब ये थर्ड वाली जो ना मेसोस्फेयर, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये मेसोस्फेयर के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये 50 किलोमीटर से लेकर ना 80 किलोमीटर तक इसका रेडियस होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक इसका जो है ना नॉर्मली रेडियस होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फोर्थ लेयर जो है ना उसका नाम होता है स्ट्राटोस्फेयर जो है ये इसकी मैक्सिमम 12 to 50 किलोमीटर तक जो है ना इसका रेडियस होता है। उसके बाद लास्ट वाली जो है ना वो है ट्रोपोस्फेयर, ये 0 से लेकर यानी कि प्लैनेट से लेकर
जो हम जहाँ पे ज़मीन में रह रहे हैं, ज़मीन से लेकर 12 किलोमीटर तक का जो 12 किलोमीटर तक का रेडियस है ना, वो ये यहाँ पे कवर करती है। ठीक हो गया। उसमें अगर हम नेक्स्ट में देखें ना हम इधर, तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट पेज है 55 नंबर पेज है। 55 नंबर पेज पे हम जो चीज़ देख रहे हैं ना, वो ये है कि ये 55 नंबर पेज जो है, इसमें हम अब नेक्स्ट देखते हैं। उसमें इन्होंने ना इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, इन जो मसलन कह लें कि जो हमने अभी पढ़े हैं, जैसे थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, इनको उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है ना, उसको हम देख रहे हैं। अब ये पेज नंबर 55 है ना, जो इसके ऊपर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इसमें उन्होंने स्टार्ट किया, उस स्टार्ट में उन्होंने ये लिया स्टार्ट कि सबसे पहले वो कह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। ये इसको ज़्यादातर हम ये भी कह सकते हैं, ये देखें मसलन ये सबसे नीचे वाली तय की अब हम बात करें। नेक्स्ट में जैसे हम बात कर रहे थे, वो सबसे ऊपर वाली तय जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग जो है ना रेजिस्ट नहीं करता, ना एग्जिस्ट भी नहीं करता, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। इवन के जो एरोप्लेन्स वगैरह, वो भी हमने आपको बताया कि उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो ट्रोपोस्फेयर तक की उसकी कैपेसिटी है। तो उस हिसाब से वो भी हम ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, जहाँ पर अगर हम किसी किस्म का एरोप्लेन या डाइविंग के लिए या किसी किस्म के लिए जाते हैं ना, तो उसका भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम ट्रोपोस्फेयर तक किया। ठीक है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि एज वी कैन सी इन द अबव डायाग्राम, अबव डायाग्राम से मुराद ये वाला डायाग्राम है, ये जो हम ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा अबव डायाग्राम जितना है इसके ऊपर हम देख रहे हैं। ये देख रहे हैं सबसे पहले जो बात हो रही है ना, वो हो रही है ट्रोपोस्फेयर की, फिर ट्रोपोपाज। ये ट्रोपोपाज जो है ना, ये उसकी तय से थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोपाज, फिर मेसोस्फेयर, मेसोपाज, थर्मोस्फेयर, थर्मोपाज। यानी कि ये उनकी जैसे नेक्स्ट उसकी स्टेज शुरू हो रही है वो उसकी बात कर रहे हैं। ये सारा टू आउटर स्पेस है, सारा टू आउटर स्पेस है। सबसे ऊपर जो हिस्सा है उसको हम एग्जॉस्फेयर कह रहे हैं। फिर लोनोस्फेयर है, फिर ओजोन की तह। ये ओजोन की तह के बारे में यही हमने पीछे अभी थोड़ा सा पढ़ा है हमने लास्ट पेज में। वो यही बता रहे हैं कि हमारी स्किन के लिए, फिजिकली डैमेज के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं ना, उनसे बचाने के लिए जो है ना, ये ओजोन की तह है जो हमारी मदद करती है। यानी ये भी एक गैस है, ये गैस हमारी हेल्प करती है ताकि सूरज की जो ख़तरनाक किस्म की शुआएं हैं ना, उनसे बचने के लिए। अच्छा, जैसे कि कह रहे हैं कि हमने अबव डायग्राम में देखा था, फर्स्ट that we encounter living on the earth is lowest layer of atmosphere called the troposphere। कहता है जो हमने above diagram में देखा ना, जो हमारी फर्स्ट लायर है encounter living, जहाँ पे हम ज़्यादातर रहते हैं यानी कि दुनिया के ऊपर है, तो उसमें जो सबसे लोएस्ट लेयर है उस जो हम माहौल के अंदर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। कहता है which extend अच्छा, जो आगे वो कहते हैं विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द बॉटम ऑफ द स्ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रोपोस्फेयर में कहते हैं कि ये जो हमारी जब ये थोड़ी सी आगे बढ़ती है ना, सरफेस जैसे ही हमारा अर्थ से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, उसके जो बॉटम वाला हिस्सा होता है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, इसके अंदर उन्होंने बताया आगे कि 3/4 ऑफ एटमॉस्फेयर्स, कहता है 3/4 ऑफ एटमॉस्फेयर्स मास रिसाइड्स विद इन द ट्रोपोस्फेयर। कहता है कि 3/4 यानी कि तीन हिस्से जो है ना, यानी कि 3/4 यानी कि तीसरा हिस्सा, यानी कि जो है ना एटमॉस्फेयर का, यानी कि माहौल का, मास रिसाइड्स विद इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर 3 हिस्सा जो है ना हमारे माहौल का शामिल होता है। एंड इज़ द लेयर विद इन विच द अर्थ वेदर डेवलप। इसी के अंदर ही हमारा जो वेदर है, मौसम जो है ना डेवलप होता है। गर्मी होनी है, बारिश होनी है, जो भी, यानी कि मौसम की जो भी आप कह रहे हैं चेंजेस है ना, वो सिर्फ इसी 3 क्वार्टर्स के अंदर ही होती हैं। कहता है विच आर डेवलप। ठीक है। कहता है द डेप्थ ऑफ दिस लेयर वेरीज between 17 किलोमीटर टू इक्वेटर टू 7 किलोमीटर एट द पोल्स। कहता है इसका ये डेप्थ होती है इसकी, यानी कि गहराई होती है इस लेयर की, वेरीज करती है बिटवीन, कहता है 17 किलोमीटर से लेकर ना 7 किलोमीटर तक के पोल्स के अंदर जो है ना इसका, यानी कि कह लें कि अफेक्शन होती है। इसीलिए उन्होंने इसमें पूछा ना व्हाट अफेक्ट माइट, कहता है व्हाट अफेक्ट माइट डिफ्रोस्टेशन हैव ऑन एटमॉस्फेयर। यानी कि इसमें उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या असर होता है डिफ्रोस्ट्रेशन
कंसंट्रेशन हैव ऑन एटमॉस्फेयर, यानी कि इसके अंदर जब तब्दीली होती है इस रेडियस के अंदर तो हमारे माहौल के अंदर क्या असरअंदाज होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इस माहौल के अंदर टेम्परेचर हीट अप होगा तो गर्मी आएगी, अगर थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग आ जाएगी यानी कि नमी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, तरी जिसको हम कहते हैं, तो उसकी वजह से हम कह लें कि बारिश का सामना करेंगे, या मसलन कह लें कि नेक्स्ट अगर वो तेज़ जैसे जैसे जो वो कोल्ड की तरफ जाएगी तो सर्दी आ जाएगी। तो ये यानी कि कह लें इस लेयर के अंदर ही ये काम है सारा इनका, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो है ना उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में होता है क्या कहते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, जो टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर है ना टू द बॉटम ऑफ द मेसोस्फेयर, वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। कहता है एंड कंटेन द इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर विच रेंजेस इन एल्टीट्यूड बिटवीन 15 एंड 35 किलोमीटर। कहते हैं अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये 15 से 35 किलोमीटर तक का रेडियस कवर करती हैं। नेक्स्ट यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बाद ये नेक्स्ट स्टेज है। कहता है दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन इज चेक्ड एंड एब्जॉर्ब्ड। कहता है इसीलिए हम देखते हैं किसी वक्त जब किसी किस्म की कह लें कि किसी किस्म की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सूरज की तरफ से हमारे तक पहुंचती है ना, जो नुकसानदेह हैं, ये हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है ना ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है। कहता है डैमेज टू द ओजोन लेयर वुड रिजल्ट इन हार्मफुल रेडिएशन रीचिंग अस एंड कॉजिंग डिजीज। यानी कि वो जो ओजोन की तह है ना, वो मैंने आपको पहले बताया, जो ओजोन की तह हमने इधर पढ़ी है ना, ये इसका मेन पर्पज़ ही ये है अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल डिजीज़ को स्टॉप करना, अब्जॉर्ब करना, अपने अंदर जज़ब करना, ताकि किसी किस्म का ह्यूमन डैमेज जो है ना, ह्यूमन डैमेज वर्ल्ड के ऊपर ना हो, किसी किस्म की कॉजिंग डिजीज़ या किसी किस्म का नुकसान ना हो। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वाला, उसका नाम है मेसोस्फेयर। द टॉप ऑफ द मेसोस्फेयर रेंज द 50 to 85 किलोमीटर एंड इज़ द लेयर वेयर इन मोस्ट मीटियर्स। यानी कि कहता है इसका जो टॉप ऑफ द मेसोस्फेयर रेंजेस जो है ना, जो इसके टॉप की जो इसकी कह ला कि वो रेंज है ना, वो 50 to 85 किलोमीटर की लेयर इसकी कवर करती है। अब उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये देखें हमारा इधर जो है ना ये देखें डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर हम बात करें हैं कि ये जो है ना ये हमारी कवर करती है 50 to 85 किलोमीटर कवर करती है। उसके अलावा कहता है एंटरिंग द अर्थ's एटमॉस्फेयर एंड बर्न बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहता है अगर कोई यहाँ पे परिंदा गलती से चला भी जाए तो वो नीचे अर्थ पे आने से पहले वो जल जाएगा। कहता है विच वुड अदरवाइज काज मच डैमेज ऑन आवर प्लांट। अगर मैं आपको ये, वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर वहाँ पर कोई जानदार, फ़र्ज़ किया जानदार से मुराद तो परिंदे ही कह सकते हैं, क्योंकि वही ज़्यादातर हवा के अंदर जो है वो अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो सतह ज़मीन के ऊपर होते हैं वो ज़्यादातर परिंदे होते हैं, उड़ने वाले जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं जितने भी हैं। अगर कोई बर्ड जो है ना गलती से इस रेंज में चला, पहली बात है जा नहीं सकता, अगर चला जाए तो वो जल जाएगा। इसलिए वो बता रहे हैं कि वहाँ से किसी किस्म की रेडिएशन अगर अर्थ पे आ जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी हमारे प्लैनेट यानी अर्थ को डैमेज करेगी। ये यानी कि बता रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया कि फोर्थ वाला जो है ना इसमें थर्मोस्फेयर है। कहता है द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 85, उसकी कैपेसिटी थी 50 to 85, तो ये 85 से स्टार्ट होती है। इसकी बेस कहता है एग्जॉस्ट करती है, इसकी बेस जो है ना डिपेंड करती है कितनी लॉन्ग जाती है, और लॉन्ग कितनी जाती है वो कह रहे हैं एक्सोस्फेयर, यानी कि ये एक्सोस्फेयर तक इसकी जो है ना मैक्सिमम आप कह लें कि कैपेबिलिटी है, एक्सोस्फेयर तक चली जाती है, यानी 690 किलोमीटर तक। एंड कंटेन द आइनोस्फेयर, यानी कि ये एक नेक्स्ट लेयर है, उसकी बात हो रही है। कहता है अ रीजन वेयर द एटमॉस्फेयर इज आयोनाइज्ड बाय इनकमिंग सोलर
रेडिएशन, जहां पर जाके वो कह रहे हैं कि हमें एक नेक्स्ट सोलर रेडिएशन का सामना, इनकमिंग आने वाली नेक्स्ट सोलर रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। कहता है द आइनोस्फीयर इंक्रीजेज इन थिकनेस एंड मूव क्लोजर टू द अर्थ ड्यूरिंग द डे एंड राइजेज एट द नाइट। कहता है अक्सर औकात हम दिन के वक्त तो हमें यही लगता है ना सूरज है, रात के वक्त सूरज नहीं होता, लेकिन कहता है जब दिन के वक्त सूरज होता है उस वक्त तो उनकी वो तहें जो होती हैं उनकी कोशिश होती है, एक तह जो है ना, यानी कि जैसे हमने सबसे पहली इधर तह पढ़ी थी ना, उसमें था हमने पढ़ी थी ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, इनका यही होता है कि इनकी जो लेयर है ना, इसमें से निकल करना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाली लेयर में जाना शुरू होती हैं। कहता है यही काम सुबह के वक्त होता है और नाइट में भी यही काम फ्रीक्वेंटली जारी रहता है, कंटिन्यूसली, यानी कि कह लें। कहता है दिस अलाउ सम फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन अ ग्रेटर रेंज, और ये रेडियो की जो कम्युनिकेशन है ना उसकी रेंज को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, इसी वक्त इसीलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि रात के वक्त जो है ना आवाज़ें सुनने में, बात करने में आसानी होती है, क्योंकि सुबह के वक्त काफ़ी नॉइजी, जिसको आप नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, काफ़ी शोर की आलूदगी होती है, शोर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ज़्यादातर बात क्लियर में नहीं आती। रात के वक्त थोड़ी बात भी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है ना रात के वक्त थोड़ी तेज़ हो जाती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बेहतर हो जाती है सुबह की निस्बत, वो ये कह रहे हैं। कहता द Kármán line is the border of the Earth's atmosphere and the outer space located within the thermosphere at an altitude of 100 किलोमीटर। कहता है कैमरन लाइन जो है ना बॉर्डर की, जो है बॉर्डर ऑफ द अर्थ, कहता है बॉर्डर की जो अर्थ है ना, अर्थ की जो लाइन है ना उसको कहते हैं कैमरन लाइन। वो जो है ना आउटर स्पेस, जो आगे जाके स्पेस खला, जिसको हम खला कहते हैं, खला तक इसकी होती है रसाई, विद इन द थर्मोस्फेयर एट द, यानी उससे भी 100 किलोमीटर अबव चली जाती है। और ये जो लास्ट वाला है उसमें वो कहते हैं द एक्सोस्फेयर जो है ना, इसमें कह रहे हैं is located directly above the thermosphere and began from the 690 to 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस। और ये जो एक्सोस्फेयर है ये खला के बिल्कुल करीब तक लेके चला जाता है। और इसके कहता है इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपर वाली जो तय है ना, वेयर द एटमोसफियर थिन्स, जहाँ पे माहौल उसकी जो तय है ना बिल्कुल जाके छोटी हो जाती, पतली हो जाती है, एंड मर्जिज विद द इंटरप्लांटरी स्पेस। और यही जो तय होती है ना ये मर्ज हो जाती है, जुड़ जाती है उसके साथ, और ये एक इंटरप्लांटरी स्पेस बना देती है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट 1 चैप्टर 1, वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसकी अब यूनिट की एक्सरसाइज करेंगे जी। अभी हमारी बुक एक्सरसाइज शुरू हो गई है। उसमें ना सबसे पहले एक्सरसाइज में ना उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में वो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन है ही 2 हैं इस एक्सरसाइज, इसमें ना यूनिट 3 चैप्टर नंबर 1 के जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है ही 2 हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम है, कहता है डिफाइन द टर्म एटमॉस्फेयर, यानी कि वही बेसिक सबसे पहले जो स्टार्ट वाला क्वेश्चन उन्होंने हमें बताया था ना, वो एटमॉस्फेयर के बारे में ही बताया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी स्टार्ट में एटमॉस्फेयर के बारे में ही पूछा गया है। वो कहते हैं डिफाइन द टर्म एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का आंसर लिखा हुआ है, एन एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग अ प्लैनेट और सम अदर हेवनली बॉडी दैट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ the planet when gravity is high and temperature is low, as that on earth it helps to keep the atmosphere and the gases it comprises of around the planet in its place। ठीक है, ये सेम यानी कि कह लें कि 3.5 लाइंस जो है ना इसका जो है ना ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहे हैं कि नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड डिस्क्राइब ईच इन योर नोटबुक। इसका आंसर ये है, सबसे पहले हमने लेक्चर में भी बात की थी, तो सबसे पहले हमने बात ये की थी कि सबसे पहले तो एक एटमॉस्फेयर होता है और एटमॉस्फेयर की आगे 5 लेयर्स की बात हुई थी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्सोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, स्ट्रॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। तो जो सतह ज़मीन के पास की जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी जो है ना एरोप्लेन तक की होती है। उसके ऊपर जितनी भी लेयर्स है ना वहाँ तक एक ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज़ तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है,
उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जोस्फेयर की। एग्जोस्फेयर के जो 5 मेन लेयर्स आ रहे हैं ना, उनमें सबसे पहले एग्जोस्फेयर है। इसकी कैपेसिटी है 700 to 10,000 किलोमीटर। ये सबसे ऊपर वाली जो नियर टू स्पेस यानी कि खला के करीब की जो लेयर है उसकी बात हो रही है। उसके बाद सेकेंड है थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर है 80 to 700 किलोमीटर। उसके बाद मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर जो है ना 50 to 80 किलोमीटर है। उसके बाद है फोर्थ वाली है स्ट्रोस्फेयर, ये 12 to 50 किलोमीटर्स है। उसके बाद है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है जो है ना 0 यानी कि सतह ज़मीन से लेकर 12 किलोमीटर तक इसकी अप जो है ना इसकी कैपेसिटी है। इसी तरह अब इनको ना दरअसल देखिए, उन्होंने क्वेश्चन में जब पूछा था ना, उन्होंने सिर्फ जस्ट 5 नेम्स नहीं थे पूछे, उन्होंने ये भी पूछा था डिस्क्राइब ईच इन योर नोटबुक, यानी कि जो आपने हर एक को अलग से आपने एक्सप्लेन भी करना है। यानी कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, तो हम कोशिश करेंगे ट्रोपोस्फेयर की ना जस्ट हम थोड़ी सी वजाहत कर सकें, तो हल्का सा बता सकें कि ये ट्रोपोस्फेयर होता क्या है। तो ट्रोपोस्फेयर में सबसे पहले बात है द फर्स्ट लेयर दैट वी इनकाउंटर लिविंग ऑन अर्थ इज लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे निचली तय होती है ना, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिस विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू बॉटम ऑफ द स्ट्रोस्फेयर। ये स्ट्रोस्फेयर के बिल्कुल करीब तक इसकी जो है ना मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। द लेयर विद इन विच द अर्थ वेदर डेवलप। इसी के अंदर मैंने आपको पहले तफसीली लेक्चर में यही बताया था, थोड़ी देर पहले जब हम रीडिंग कर रहे थे उसमें यही बताया था कि जो भी वेदर की तब्दीली होती है, बारिश, गर्मी, सर्दी, वो इसी लेयर के अंदर ही होती है। उसके बाद हमारी जो लास्ट चीज़ जो नेक्स्ट है वो आ जाती है स्ट्रोस्फेयर। स्ट्रोस्फेयर के अंदर कहती हैं द स्ट्रोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। जो टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर होती है ना, टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, वो जो है ना टू द बॉटम ऑफ द मेसोस्फेयर। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मेसोस्फेयर तक होती है और कंटेन द इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर। इसके अंदर इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर होती है इसके अंदर, विच रेंजेस इन एल्टीट्यूड बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर। इसकी कैपेसिटी 15 से 35 किलोमीटर के करीब होती है। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्राम द सन इज़ चेक्ड एंड ऑब्जर्व। यही इसी के अंदर अल्ट्रावायलेट यानी कि जो नुकसानदेह शुआएँ होती हैं ना सूरज की, ये इन्हीं के अंदर होती है। जो मसलन कह लें कि ये जो ओजोन की तय है ना इस स्ट्रॉस्फेयर के अंदर होती है, ये अब्जॉर्ब यानी कि जज़ब करती है तमाम तरह की नेगेटिविटी, यानी जितनी भी ख़तरे की रोशनियाँ शुआएँ होती हैं ना, ये ओजोन की तय यहाँ पर काम करके इसको अब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। उसके बाद आ जाता है मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर में हमने इसमें ये पढ़ा था, जैसे कि हमें पता है मेसोस्फेयर में हमने ये कहा था the top of the mesosphere ranges from 50 to 85 किलोमीटर and is the layer where is most। हमने यही पढ़ा था कि जो टॉप ऑफ द रेंज होती है ना, इसकी 50 to 85 किलोमीटर तक इसकी लेयर की जो है ना कैपेसिटी होती है। यही कह रहे थे ना इसमें कि 50 to 85 किलोमीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है। तो उसके अलावा एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, और अगर ये जो जितनी भी चीज़ें अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आती हैं आर बर्न्ड, अगर वो इस कैटेगरी तक यानी कि इस लेयर तक अगर कोई परिंदा, मैंने जैसे आपको लेक्चर में बताया था कि कोई परिंदा पहुंच जाता है या किसी किस्म की भी कोई जानदार चीज़ वहाँ तक पहुँचती है ना, फ्लाइंग बर्ड या कोई भी, यानी कि कह लो एरोप्लेन या कोई, वैसे तो इनकी कैपेसिटी होती नहीं यहाँ तक पहुँचने की, अगर कोई पहुँच जाता है ना तो वो बर्नड हो जाएगा, ज़मीन पर आने से पहले वो बर्नड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट जो है ना रेडिएशन होती है, और जो सूरज का जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो हम जब भी कोई वेदर लेते हैं ना, वेदर जब भी हम काउंट करते हैं तो वो सबसे पहले जो हमारी जो लेयर होती है ना, जो सबसे पहली लेयर है उसके मुताबिक हम जो है ना टेम्परेचर को जो है ना हमेशा लेते हैं। तो जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना उसके ही टेम्परेचर से हम कहते हैं कि ये आज टेम्परेचर 34 है या 28 डिग्री जा रहा है, सेल्सियस जा रहा है, या जितना भी हम कहते हैं सेल्सियस में जा रहा है, तो ये हम ट्रोपोस्फेयर के ही जो है ना उसका टेम्परेचर लेते हैं। तो अभी हम नंबर 4 में वो कह रहा है थर्मोस्फेयर जो है ना, कहता है द थर्मोस्फेयर एक्सटेंडेड फ्राम, अब उसकी कैपेसिटी 50 to 85 थी, तो इसकी कैपेसिटी स्टार्ट होती है 85 टू बेस करती है 690 किलोमीटर तक इसकी जो कैपेसिटी है ना वेरी करती है।
ठीक हो गया। और एंड कंटेन्स आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर की भी मैंने आपको बताया था कि इसकी तय का नाम है, इसको आप थर्मोस्फेयर भी कह सकते हैं। आइनोस्फेयर मतलब थर्मोस्फेयर ही है। अ रीजन वेयर द एटमोस्फेयर इज आयोनाइज्ड, आयोनाइज यानी कि जहाँ पे मिलती है बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यहाँ पर जाके आयोनाइज हो जाती है और नेक्स्ट आपको सूरज की जो सोलर रेडिएशन है ना वहाँ से आपको रिसीव होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला जो है ना इसकी फिफ्थ लेयर है, उसका नाम है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में इसमें हमने ये देखा था कि एक्सोस्फेयर कह रहा है इज लोकेटेड डायरेक्टली अबव द थर्मोस्फेयर। जो इससे पहले वाली थर्मोस्फेयर है ना, इसके बिल्कुल कह लें कि अबव उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको एक्सोस्फेयर कहती है। ये सबसे टॉप ऑफ द लेयर होती है जो मैंने आपको बताया स्पेस के बिल्कुल करीब होती है, जिसको इंटरप्लानेटरी स्पेस भी कहती हैं इसको। एंड बिगेन फ्रॉम द अबाउट, ये स्टार्ट होती है 690 किलोमीटर से लेकर 1000 तक अबव द सरफेस, सरफेस तक जाती है। कहता है इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर वेयर द एटमॉस्फेयर थिन अबाउट एंड मर्ज इनटू द इंटरप्लानेटरी स्पेस। वही बात होगी। इसके बाद एक्सोस्फेयर के बाद जो आगे हिस्सा शामिल होता है ना, वो स्पेस का हिस्सा शामिल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम इंटरप्लानेटरी स्पेस कहते हैं। तो आज के जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है वो फिल वक्त हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो अभी हम ना शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना उसकी हम जो है ना स्टडी करते हैं। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी भी हम इंशाल्लाह अभी स्टडी शुरू कर देते हैं जी। उसके लिए हमारा जो स्टार्टिंग पेज है हम उस पर आ जाएंगे, पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे जी। जैसे मैंने आपको बताया पेज नंबर 1 यानी कि ये स्टार्ट जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पर लिखा पेज नंबर 2 है, लेकिन दरअसल है ये हमारा पेज नंबर 1, मीन्स के सबसे पहले स्टार्ट में यही पेज है, ठीक है। अगर 2 लिखा हुआ है तो फिर भी आप उसी को ही फॉलो करें, पेज नंबर स्टार्ट में है। इसमें वो देखें लिखा हुआ है, सबसे स्टार्ट में लिखा हुआ है यूनिट 3 चैप्टर नंबर 1। इसके हम ना कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल की साखत के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसके जो एडिशनल वर्क में ना हमारे शॉर्टली डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है ना उसकी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजमी है, हमें कम से कम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्सोस्फेयर ये मैंने आपको बताया है, ये इंटरप्लानेटरी स्पेस की जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में बात कर रहा था। तो एक्सोस्फेयर की जो एक्सोस्फेयर है ना, ये सबसे ऊपर वाली तय है जो स्पेस के ऊपर होती है। ये 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक ये रेडियस कवर करती है। इसके बाद स्पेस शुरू हो जाती है। इसके बाद जो इससे नीचे वाली तय होती है उसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 700 किलोमीटर तक होती है, और लेकिन मिनिमम कैपेसिटी इसकी 80 किलोमीटर तक इसका रेडियस कवर करती है। उसके बाद हमारा आ जाता है मेसोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर से नीचे वाली तय को कहते हैं। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 80 किलोमीटर तक है और मिनिमम कैपेसिटी इसकी जो है ना 50 किलोमीटर है। तो उसके बाद स्ट्रॉस्फेयर जो है ना मेसोस्फेयर से नीचे वाली लेयर है, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम जो है वो 50 किलोमीटर तक है और मिनिमम जो है ना 12 किलोमीटर तक है। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, जो हमारे प्लैनेट के बिल्कुल नज़दीक की जो लेयर है ना, सबसे पहली तय जो हमारे प्लैनेट के करीब की है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। वो ट्रोपोस्फेयर जो है ना 0 to 12 किलोमीटर, इसलिए इन्होंने कहा है 0 मतलब कि हमारे प्लैनेट से ही जैसे हम ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं ना, हल्का सा भी ऊपर ये शुरू हो जाती है और 12 किलोमीटर का रेडियस कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट है, उसमें व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या कहता है? द ट्रोपोस्फेयर, ये आपको मैंने जैसे अभी बात कर रहा था, ट्रोपोस्फेयर हमारी सबसे पहली लेयर है। ट्रोपोस्फेयर हमारी सबसे पहली लेयर है। तो इसमें हम अभी यही बात करें थे, द फर्स्ट लेयर दैट वी इनकाउंटर लिविंग ऑन अर्थ इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारे माहौल की प्लैनेट की सबसे पहली तय है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अर्थ की जो लोएस्ट जो है ना, हमारे अर्थ के बिल्कुल करीब की जो तय है ना, उसको जो फर्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर जो है ना, एटमॉस्फेयर यानी जिसकी जिसकी हम 5 लेयर्स पर हैं, उसकी जो लास्ट वाली लेयर है ना, लोएस्ट लेयर, उसका नाम जो है ना ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, कहता है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ थर्मोस्फेयर। कहता है थर्मोस्फेयर का फंक्शन बताएं। कहता है द थर्मोस्फेयर इंक्रीजेज इन थिकनेस एंड मूव क्लोजर टू द अर्थ ड्यूरिंग द डे एंड राइजेज एट नाइट। अच्छा, सुबह के वक्त ही कह रहे हैं कि इसकी जो थर्मोस्फेयर की जो थिकनेस है ना, यानी कि मोटाई है, वो अर्थ के करीब करीब होने की वजह से इसकी जो थर्मोस्फेयर की जो लेयर होती है ना, वो थिकनेस मोटाई की तरफ जाना शुरू हो जाती है सुबह के वक्त, और राइजेज एट नाइट,
और बढ़ती जाती है, रात के वक्त बढ़ती जाती है, ड्यूरिंग द डे थिकनेस होती है, नाइट के वक्त राइजेज हो जाती है। कहता है दिस अलाउ सम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन अ ग्रेटर रेंज। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर कोई वायरलेस में मैसेज कोई एक दूसरे को भेज रहा है तो उनके मैसेज इंटरप्रेट करने के अंदर आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा, कहता है वेयर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज एक्सोस्फेयर लोकेटेड। एक्सोस्फेयर लोकेटेड किधर है? वो मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सोस्फेयर जो है ना, एक्सोस्फेयर वो सबसे कह ले के ऊपर वाली लेयर, सबसे टॉप ऑफ दी लेयर जो है ना उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं, जो इंटरप्लानेटरी स्पेस के नज़दीक है। और हमारी जो ज़मीन है ना, अर्थ है, उससे तकरीबन कह ले के काफ़ी, यानी कि कह ले कि सब काफ़ी नीचे जो है ना ऊपर है हमारे, यानी कि कह लें। तो इसमें वो ये बता रहे हैं दी एक्सोस्फेयर इज़ लोकेटेड डायरेक्टली अबव द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के ऊपर वाली जो तह है उसका नाम है एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर से नीचे वाली तह का नाम है जोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ट्रोपोस्फेयर। तो इसी तरह यानी कि कह लें कि जो टॉप ऑफ दी लेयर है ना उसको हम एक्सोस्फेयर कहती हैं। और इसकी कैपेसिटी भी हमने बताई थी कि 690 या 700 से लेकर 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पेज पे रह जाता है उसका नाम है, कह रहे हैं व्हाट अफेक्ट द लेवल ऑफ गैसेज ऑन एंड ऑक्सीजन। कहता है जो लेवल ऑफ गैसेज एंड ऑक्सीजन है ना उसका अफेक्ट क्या होता है। कहता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ की यानी तबाही करना। कहता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। कहता है ओजोन की लेयर को डैमेज करने के अंदर गैस हैज़ अफेक्टेड द लेवल ऑफ गैसेज एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, इट इज़ इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कहता है जो डिस्ट्रक्शन है ना गैसेज की और ऑक्सीजन की, वो ओजोन लेयर को काफ़ी हद तक डैमेज करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी कि ख़तरा बढ़ सकता है। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो वो यही इसमें बता रहे हैं कि इसका गैसेस के लेवल ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट है। तो वो यही है कि इसकी ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो सिंपल इसमें हमने यही पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग होने का ख़तरा हो सकता है अगर इनका लेवल ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन अफेक्ट करती रहेंगी ना ओजोन लेयर को, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा हो सकता है। इसमें ये उन्होंने बताया जी। जैसे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, लॉन्ग स्टार्टिंग में हमने 2 किए थे। अब हमारी एक्सरसाइज की जो हम फिनिशिंग की तरफ पहुंच रहे हैं, ये जो हमने चैप्टर नंबर 1 है ना यूनिट 3 का, वो तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। उसमें लास्ट जो चीज़ हम इधर हम स्टडी करेंगे ना वो इसके आ जाएंगे चूज़ द करेक्ट आंसर। ये देखें आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, ये इसका जो पेज नंबर है ना, इसका जो पेज नंबर था वो मैं आपको बताना भूल गया, वो पेज नंबर 4 था इसका ना। तो पेज नंबर 4 पे आप अगर जाएंगे तो आपको चूज़ द करेक्ट आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट आंसर में हम इधर देखते हैं, अभी वो कह रहे हैं अभी हम इसमें ना आपने ये समझ लें मल्टीपल चॉइस ही आप समझ लें, इसमें से आपने ना एक को टिक करना है जो इसका यानी कि कह लें कि जो सही होगा, यानी कि करेक्ट को आपने टिक करना, ठीक है। इसमें कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, कह रहे हैं कहता है द एक्सोस्फेयर इज़ डायरेक्टली लोकेटेड अबव द थर्मोस्फेयर। कह रहा है कि द एक्सोस्फेयर जो है ना थर्मोस्फेयर के क्या डायरेक्टली कह लें कि अबव द थर्मोस्फेयर है एक्सोस्फेयर। तो इधर उसने इसका इसमें टिक जो है ना इसमें देखे सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन हमारी होगी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है ना थर्मोस्फेयर से जो अबव है ना वो वाकई एक्सोस्फेयर है, ठीक है। कहते हैं द डिस्ट्रक्ट ऑफ ओजोन लेयर हैज़ अफेक्टेड द लेवल ऑफ गैसेस। हाँ जी, लेवल ऑफ गैसेस जो है ना बढ़ा देती है वाकई, ये इसमें गैसेस वाला ही हम टिक करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं दियर क्वार्टर ऑफ एटमॉस्फेयर मास रिसाइड्स विद इन द एरोस्फेयर। एरोस्फेयर होगा। इरोस्फेयर में वो कह रहे हैं कि इरोस्फेयर जो है ना देयर क्वार्टर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मास रिसाइड विद इन द एरोस्फेयर। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो स्ट्रॉस्फेयर नहीं है, मेसोस्फेयर नहीं है, थर्मोस्फेयर नहीं है, हमारा ट्रोपोस्फेयर है। द टॉप ऑफ द मेसोस्फेयर रेंजेस फ्राम 50 to 85 किलोमीटर। हाँ जी, 50 to 85 किलोमीटर ही हमारी रेंजेस है।
ठीक हो गया। इसके बाद आवर अर्थ एटमॉस्फेयर इज क्लियरली डोमिनेटेड बाय द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ है, हाँ जी, और ये इधर नाइट्रोजन हम लिखेंगे। ये जो लास्ट हमारे पास खाली जगह होगी यहाँ पे फिर ब्लैंक खाली आएगी, उसमें हम नाइट्रोजन लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद वो आगे पूछ रहे हैं जब फिल इन दी ब्लैंक्स हमारी आ जाती हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में कह रहे हैं देयर आर मेन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमने कितनी लेयर्स पढ़ी हैं? 5 पढ़ी हैं। 5 लेयर्स की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो प्लैनेट है वो किस चीज़ का मजमूआ? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मुख्तलिफ तरह की गैसेस का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलएजी। तो कहता है प्लांट, एलएजी एंड अदर वेजिटेशन आल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड्स, यानी कि अपने फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के अमल को जारी रखने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन। ह्यूमन बीइंग जो है ना वो एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन इनहेल ऑक्सीजन करते हैं। कहता है ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय अस फॉर रेस्पिरेशन। बिल्कुल, रेस्पिरेशन यानी कि कह ले हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाने के लिए ऑक्सीजन की लाजमी ज़रूरत है। कहते हैं एन एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट। बिल्कुल, कहता है जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसकी लेयर की जो गैसेस है ना उन्होंने सराउंडिंग किया हुआ है, हमारे घेरा हुआ है प्लैनेट को। बिल्कुल ठीक है, प्लैनेट को घेरा हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा प्लैनेट, यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे प्लैनेट। कहता है फिजिकल डैमेज लाइक स्किन कैंसर कॉज बाय द सोलर, अच्छा वो कह रहा है फिजिकल डैमेज लाइक स्किन कैंसर कॉज बाय द, मैंने आपको बताया था ना सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ओजोन की लेयर इसको अब्जॉर्ब ना करे तो अल्ट्रावायलेशन की वजह से स्किन डैमेज, कैंसर या किसी किस्म का भी ह्यूमन बीइंग लॉस कर सकती है किसी सूरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की जो है ना यूनिट 3 और उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट आपका जो है ना हम यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इंशाल्लाह हम कैरी ऑन करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।